हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, जो 2024 में आप अगर फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम आप पा सकते हैं। तो चलिए, उससे जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट से पहले हमको पहले सोचना चाहिए कि हम कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को। तो जनरली अगर आप इंडियन का महंगाई को देखिए, इंडिया का जो महंगाई है वो 6% है सालाना। तो अगर आज मान लीजिए आप 2024 में कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, वो 100 रुपये का इसका प्राइस है, तो अगले साल उसका 106 रुपये हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को बीट करना है, क्योंकि अगर आप अभी एफडी करते हैं या LIC पॉलिसी लेते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है, आपको पता है 6 से 7%। और आपका इन्फ्लेशन क्या है? 6 से 7%। तो अगर आपका इन्फ्लेशन और आपका एफडी का रिटर्न बराबर है, तो इसका मतलब आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। आपको आंखों के सामने तो आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू तो वही का वही रह रहा है। तो इससे कोई फायदा तो है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट तो है नहीं प्रॉपर। तो मेरा क्या सजेशन रहेगा, अभी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, आपका 1 लाख रुपए आपका 100% सैलरी है। तो मेरे जो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 50% खर्च करना चाहिए अपनी फैमिली के ऊपर, खाने पीने या रेंट वेंट सब कुछ खर्च करना चाहिए। मतलब 50% मत लगा लीजिए। आपका 1 लाख रुपए सैलरी है तो आपको 50,000 रुपये खर्च करना चाहिए आपकी खुद नीड्स के लिए, या रेंट के लिए, या ये सब चीज़ के लिए। मतलब जो आपको जनरल नीड्स है वो पूरी चीज़ आपको 50,000, ज़्यादा 60,000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट करनी चाहिए। और बाकी के जो बचे 40,000 रुपये हैं या 50,000 रुपये हैं, उसमें से 20 से 30,000 रुपये आपको एफडी करनी चाहिए। ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आपको एफडी करनी चाहिए या फिर सेविंग में रखना चाहिए, क्योंकि आपको इमरजेंसी कैश बहुत ज़रूरी पड़ेगी। कभी ना कभी आपको इमरजेंसी कैश ज़रूरत पड़ेगा, तो आप उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि रिस्की हो जाता है, तो उसमें आपका अगर मान लीजिए तब डाउन होगा मार्केट, तो आपको लॉस में सेल करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी कैश आपका कुछ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो बचा हुआ 40 से 50,000 है, उसमें से 20 से 30,000 रुपये आप एफडी कर दीजिए, और बाकी के बचे जो 20,000 रुपये हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किस में करें? तो हमारा जो टारगेट रहेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं, तो उसमें हमारे जो दिमाग में ये रहेगा कि हमको ये बेकार का पैसा है, हमें ये पैसा कभी निकालना ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा ना, तो आपको डेफिनेटली आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, और आप लॉन्ग रन में 15, 20 या 25% तक भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक महान इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर आप अपना ओवरऑल वेल्थ को सालाना 20 से 25% तक इंक्रीज कर सकते हो कंटिन्यूसली 10 से 15 साल तक, तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आप ये जो मिडिल क्लास और ये जो एक जो अभी हमारा जो वो क्या डिपेंडेंसी है कि मतलब जॉब करना ही है, तो वो सब तोड़ सकते हैं अगर आप 20 से 25% तक आप अपना ओवरऑल वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है, तो उसके लिए आपका म्यूचुअल फंड में SIP ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में SIP करिए, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक का नॉलेज है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो होता है ना, वो आपको अनबिलीवेबल रिटर्न दे सकता है आज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। और ये लेकिन उसमें रिस्क और भी ज़्यादा होता है। तो आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप जो 10 से 20,000 रुपये है उसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे आपने सुना होगा इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। अगर आपका टारगेट है कि नहीं, आपको रिस्क कम लेना है, आपको 10 से 15% इंटरेस्ट में खुश है, तो देखिए, अगर मैं आपको कोई 10 से 15% बोल रहा हूँ ना, तो उतना नेगेटिव भी जा सकता है। 10 से 15% अगर वो पॉजिटिव देगा तो 10 से 15% नेगेटिव भी दे सकता है। तो आपको, लेकिन लॉन्ग रन में आपको अच्छा खासा दे देगा। आपको वो जितना भी है वो अच्छा खासा रिकवरी करके एवरेज करके 15% आपको ले लेना। लेकिन आपको SIP बंद नहीं करना है। ये नहीं कि यार आपका नीचे मार्केट गया आपने SIP बंद कर दिया, तो SIP आपको बंद नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बोला, बेकार का पैसा है और आप लगाते रह रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं। और अगर आपको अल्फा जनरेट करना है, मतलब और आपको और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो जब मार्केट डूबता है, जब नीचे जाता है, तब मार्केट से भागिए मत, तब आप लमसम कीजिए। तब आप लमसम करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको जो 15% 16% जो मिलने थे वो 20% तक मिल सकते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरा जो ये सजेशन रहेगा
कि आप म्यूचुअल फंड में करिए, लेकिन आप अपने रिस्क को देख के एडजस्ट करिए। जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड में 10 से 15% देने की कैपेबिलिटी रहती है। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, जो टॉप की 50 कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, तो उसमें क्या है, पैसा डूबने के चांसेस भी कम रहते हैं कि बड़ी कंपनीज है, अगर उनमें से एक भी डूबता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब 50 से 50 कंपनी तो डूबेंगे नहीं, एक डूबेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैनेजर उसको चेंज करके दूसरा वाला फंड ले आएगा, तो 2-4-5% ऊपर नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड थोड़ा सेफ हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टॉक। तो ये हो गया इंडेक्स फंड। अब जो आप थोड़ा सा रिस्क लेके आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न गेन करना चाहते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं लार्ज कैप फंड, जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं। तो ब्लू चिप फंड्स में क्या होता है कि उसमें 80% बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स लगे होते हैं, मतलब 80% बड़ी कंपनीज के शेयर्स होते हैं, और बाकी जो 20% होते हैं वो आपकी स्मॉल कंपनी, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज या फिर मिड कैप कंपनीज के फंड लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वो 20% है उससे थोड़ा हाई रिटर्न जनरेट होता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मतलब आप अगर 15 से 20% तक इंटरेस्ट लेने की सोच रहे हैं लॉन्ग रन में। उसके बाद आता है आपका मिड कैप फंड। मिड कैप मतलब मिडिल बेस कंपनी, जो फ्यूचर में आपकी बड़ी कंपनी बन सकती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी 50-60 जो होते हैं या अपने वो फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट होता है। फंड मैनेजर जितना लेता है, मतलब जितना वो अपने पोर्टफोलियो में रखे वो रख सकता है, लेकिन उसमें भी सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो मिड कैप जो फंड होते हैं, मिड बेस कंपनी होती है, आपको अगर रिस्क लेना है 20 से 25% तक इंटरेस्ट चाहिए और लॉन्ग रन में, और 20 से 25% नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ ना, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी रेंज है, तो ये भी हो सकता है फ्यूचर में। और अगर मार्केट में कोई बड़ा चीज़ है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या वॉर आ गया या पैंडेमिक आ गया, फिर तो बहुत गंदा टूटता है। लेकिन अगर वैसा नहीं आया तो लॉन्ग रन में आपको 20 से 25% ईजिली रिटर्न दे सकता है। तो उसमें आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं, और आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में स्मॉल कैप फंड जो है ना, वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अभी जो इंडिया है ना वो डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन मतलब इसमें अभी और भी डेवलपमेंट होना आगे होगा। तो इसमें जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, उसमें ज़्यादा अच्छा खासा पोटेंशियल होता है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक ठाक आपको रिटर्न लॉन्ग रन में मिल सकता है। तो आप अपना जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब अब जैसे आपने बताया मैंने आपको, आफ्टर 20,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें से 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। 20,000 में से 10,000 से या 15,000 तक आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। तो उसमें भी आप डाइवर्सिफाई करिए अपना। अगर आपका एज ज़्यादा है, मतलब आप 40-50 साल के, आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप इंडेक्स फंड में ज़्यादा लगाइए, तो आपको 14-15% इंटरेस्ट मिल जाते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा, जैसे आपकी उम्र भी कम है, मतलब 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं और आप स्मॉल कैप मिड कैप फंड में जाइए। तो आप 10 से 15 साल या 20 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 1-2% या 3% जो होता है ना, उसमें लाखों का डिफरेंस बन जाता है जब आप लॉन्ग रन की बात करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि यार सिर्फ 4-5% के लिए क्यों मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है रिटर्न के लिए। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप उसमें कर सकते हैं, और बाकी के जो बचे 5-6 हज़ार रुपये, आप उसको दूसरी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्टॉक में थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप कोई स्टॉक खरीद सकते हैं। अगर आपको स्टॉक का कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मत लीजिए, वो भी आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। या फिर आप LIC की पॉलिसी ले सकते हैं जो आपको 4-5 कवर दे सके। जैसे कि मान लीजिए आपको LIC जो पॉलिसी है, मैंने आपको उसको देख रखा है, उसमें भी आपको 5 से 8% के बीच में ही रिटर्न मिलता है, जो कि आपको इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता, इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। तो LIC पॉलिसी आप ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें आप देख लीजिए कि आपको पेंशन कवर अप मिले, आपको डेथ कवर मिले, आपको 100% मतलब गारंटी रिटर्न 6 से 8% के बीच में मिल जाए, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए, तो आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ रिसर्च करके LIC जीवन आनंद है, LIC का आपका और भी है, जीवन उमंग है, सो और आनंद भी है। तो ऐसे करके आप ऐसी कुछ पॉलिसीज आप रिसर्च करके ले सकते हैं। और आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में ये है कि गोल्ड में अगर आप 2,000-3,000 का डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो आपका वो सिर्फ रिटेन करता है मनी, आपका कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देता है। रिटेन इसीलिए करता है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब आप गोल्ड परचेज करते हैं तो आप 3% GST देते हैं। तो आप 100 रुपये गोल्ड आप 103 रुपये में खरीद रहे हैं। प्लस अगर मेकिंग चार्ज, अगर आप फिजिकल लेते हैं तो मेकिंग चार्ज आपको 1-2% लग जाता है, तो 5% लॉस में आप परचेज करते हैं। मेकिंग चार्ज नहीं लग रहा है अगर आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं। डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो 3% लगता है, वैसे आप अगर मेकिंग चार्ज लेते हैं तो 5% लगता है। तो आपको अगर सालाना देखें गोल्ड में तो 11% इंटरेस्ट मिलते हैं, 11 से 12%। तो 11 से 12% 6% तो निकाल दो, क्योंकि वो इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई बढ़ती है। प्लस 5% तो आप इसमें निकाल दो जो आपका GST और मेकिंग चार्ज लगता है। तो आपका जो हो रहा है, कोई आपको फायदा नहीं हो रहा, आपको बस मनी रिटेन हो रहा है। मतलब आप क्या हो रहा है कि मतलब मनी ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है,
रिटेल हो रहा है 1-2% थोड़ा ज़्यादा देता होगा अगर आपका मेकिंग चार्ज नहीं लगा रहा है, क्योंकि आप डिजिटली परचेज करें तो 1-2% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, लेकिन आप रिसर्च भी करिए, और अगर आपका बचा कुचा अगर आपका नॉलेज है तो आप स्टॉक्स पे कर सकते हैं, गोल्ड में आप कर सकते हैं। और आपके मेंटेलिटी में ये है कि आपको पैसा रिटेन करना है, तो आप रिटेन के तौर पे आप उसको परचेज कर सकते हैं, और उसका टाइमिंग भी होता है। मतलब अगर मैं आपको देखूँ गोल्ड का 2012 से लेकर 2015 तक तो आपको रिटर्न बहुत ही कम दिखेंगे, 6-7% ही दिखेंगे, और उसमें जीएसटी भी लग रहा है। लेकिन 2018 से लेकर 2023 तक आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंस है 60 से 70% तक इंटरेस्ट दिया गोल्ड ने। तब गोल्ड जो 2018 में था 10 ग्राम का गोल्ड प्राइस था 37,000 रुपये, और अभी आप देखेंगे तो 60,000 रुपये हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो ऑलमोस्ट डबल मतलब 70 से 80% आप मान सकते हैं, तो 70 से 80% तक इंटरेस्ट दिया है। तो भी तो एवरेज आउट 10 साल में मिलके आपको 10 से 11% इंटरेस्ट दे देते हैं लॉन्ग रन में, इसलिए एवरेज आउट होता है। तो ये भी बहुत मैटर करता है। तो आप अपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, मैंने आपको ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए बता दी है, आप अपने हिसाब से करिएगा। लेकिन कुछ रॉ कैश, कुछ वो क्या कहते हैं इमरजेंसी फंड आप पक्का रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सारा पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगा दे, तो आप कुछ इमरजेंसी फंड रखिए, और उसमें से कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वही है जो अनबिलीवेबल रिटर्न दे सकता है और फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।